वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्री प्रोसेसर्स को समझा, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हैश डिफाइन और हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर को। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि एफिशिएंट सी प्रोग्राम लिखने के लिए किस तरह इनको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। अब हैश इंक्लूड डायरेक्टिव क्या है, किस तरह काम करता है, चलो देख लेते हैं। The hash include directive causes the preprocessor to fetch the content of some other file to be included in the present file। मान लो मेरे पास दो फाइल्स हैं, ठीक है। एक फाइल है मेरे पास ये, इसके अंदर मैंने 1000 लाइंस का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये मेरी मेन फाइल है जिसके अंदर मैंने अपना मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसमें मैंने वो फंक्शनैलिटी लिखी हुई थी जिसमें मैं 1000 लाइन में से कुछ लाइन यूज करूंगा, या फिर मैं इस पूरे प्रोग्राम को यहां पर इंक्लूड करना चाहता हूं। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि मैं अपनी पूरी 1000 लाइंस को मैं कॉपी करूं और इधर पेस्ट कर दूं, लेकिन अगर मेरे पास इस तरह की दो तीन फाइल्स हो तब मैं क्या करूं, तब मैं इनको कॉपी पेस्ट करता रहूंगा तो मेरा तो प्रोग्राम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और ये ऑप्शन सही भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास इसका एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है। मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं हैश इंक्लूड डायरेक्टिव को यूज करके इसको अपने मेन फंक्शन में इंक्लूड कर लूंगा। तो इसीलिए हमारा जो प्री प्रोसेसर होता है आपकी हेल्प करता है और कंपाइलेशन से पहले चलता है। दिस फाइल में इन टर्न हैश इंक्लूड सम अदर फाइल विच में इन टर्न डू द सेम। अब मान लो मेरे ये 1000 लाइंस का जो कोड है, इसने पीछे हमारा एक और कोड है, ये कोड इसके अंदर इंक्लूड हुआ है, ठीक है। इसी तरह इसके पीछे भी एक और कोड है, ये कोड इसी में इंक्लूड हुआ है। तो ये चीज ना हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल नॉर्मल है, ये इंक्लूड कर सकती हैं एक दूसरे को। और अगर ये एक दूसरे को इंक्लूड कर रही हैं तो सिंपली जो कंपाइलर होगा वो इनके कंटेंट को सबको मर्ज करके आपके कंपाइलर को, जो कि एक्चुअल कंपाइलेशन प्रोसेस है, उसको पास करा देगा, ठीक है। Most commonly the hash include files have a .h extension indicating that they are header files। हमारे जितने भी hash include files होते हैं उनके साथ हम .h extension यूज करते हैं ताकि पता चल जाए कि ये header files हैं। अब यहाँ पर क्या है, header फाइल में मोस्टली प्रोमिसेस होते हैं। प्रोमिसेस का मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप होते हैं कि मैं आगे एक फंक्शन यूज करने वाला हूँ, जैसे प्रिंट एफ हमारा क्या है stdio .h में होता है। तो अगर मैं प्रिंट एफ की बात करूं तो उसका फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा होता है, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन नहीं होती हेडर फाइल में, सिर्फ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप एक प्रॉमिस होता है कि आप लोग प्रिंट एफ को यूज करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा जो पूरा प्री प्रोसेसर है वो काम करता है। तो ये हमारा हैश इंक्लूड डायरेक्टिव था। अब हम देख लेते हैं टू कॉमन हैश इंक्लूड फॉर्मेट, ठीक है। इन सी प्रोग्रामिंग देयर आर टू कॉमन फॉर्मेट फॉर हैश इंक्लूड। अब एक तो वो है जो हम देखते आ रहे हैं हैशटैग stdio.h वाला। अब यहाँ पर ये जो एंगल ब्रैकेट्स होती हैं इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप स्टैंडर्ड सब डायरेक्टरीज के अंदर से फाइल्स को इंक्लूड करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपने ये कोटेशन मार्क्स यूज करता हूँ तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप लोग जो आपका करंट डायरेक्टरी है, जो आपका करंट फोल्डर है, उसमें से आप कोई फाइल इधर लाना चाहते हैं। तो एंगल ब्रैकेट और कोटेशन मार्क्स में क्या फर्क होता है, एंगल ब्रैकेट फेच करता है फाइल को स्टैंडर्ड सब डायरेक्टरी से, कोटेशन मार्क्स फेच करता है फाइल्स को करंट डायरेक्टरी से। इसी तरह पॉइंट 2 है, तो यहाँ पर डिस्क ड्राइव का फुल पाथ भी अलाउ होता है। तो डिस्क ड्राइव का फुल पाथ देना डिस्करेज किया जाता है। या तो आप एरर हैंडलिंग सही तरीके से करें या फिर आप इसको इंक्लूड ना करें। हाँ, अगर आपको जरूरत है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा एरर्स का कि एरर्स ना आए। ये हमारा, अब अगर पूरा डिस्क पाथ अपना इसके अंदर लिखते हैं तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। यानी हमारे इस प्रोग्राम में इधर, फिर इधर से वो इधर से एक फाइल ला देगा आपको। अब यहाँ पर ये जो रिलेटिव पाथ होते हैं, इस तरह के पाथ को इनकरेज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हैश इंक्लूड फॉर्मेट की समझ आई होगी। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपना हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। द हैश डिफाइंड डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन प्री प्रोसेसर वेरिएबल। अब यहाँ पर प्री प्रोसेसर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको वेरिएबल्स बनाना सिखाए थे, पीछे हमने वीडियोस में देखा था। हमने इंट ए देखा था, हमने अपना कैर बी बनाना सीखा था, फिर हमने काफी प्रोग्राम्स देखे, हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सीखी, पॉइंटर्स देखे, हमने काफी कुछ देखा। लेकिन अभी तक हमने प्री प्रोसेसर के वेरिएबल्स बनाना नहीं सीखे।
प्री प्रोसेसर के वेरिएबल्स एक्चुअल सी प्रोग्राम के वेरिएबल से अलग होते हैं और ये हम बनाते हैं हैश डिफाइंड डायरेक्टिव की हेल्प से। दिस हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कैन बी यूज्ड टू ग्लोबली रिप्लेस अ वर्ड विद अ नंबर। जैसे मान लो कि मैं यहां पर लिखता हूं हैश डिफाइन मैं इधर हैश डिफाइन लिख के इधर मैं लिखता हूं पाई और इसको मैं क्या देता हूं 3.14। अब इसका क्या मतलब है, मैं अपने प्रोग्राम में मैंने एक दफा ये लिख दिया ऊपर, फिर अपने प्रोग्राम में मैं जहां पर भी पाई यूज करूंगा वहां पर मेरा ऑटोमेटिकली 3.14 की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या करेगा, हमारे पाई को 3.14 से रिप्लेस कर देगा। जिस तरह इधर लिखा हुआ है ग्लोबली रिप्लेस अ वर्ड विद अ नंबर। अब नंबर हमने ये दिया, वर्ड दिया, तो ये इसको ऑटोमेटिकली इससे रिप्लेस कर देगा। फिर इट एक्ट्स एज इफ एन एडिटर डिड अ ग्लोबल सर्च एंड रिप्लेस एडिट ऑफ द फाइल। तो होता क्या है कि जब आप Ctrl+F प्रेस करते हो अपने नोटपैड या विजुअल स्टूडियो कोड पे, तो क्या होता है कि आपको ये ऑप्शन देता है फाइंड दिस वर्ड एंड, और उसको रिप्लेस कर दो उस वर्ड से। यानी आपका ये मान लो प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको इधर दो ऑप्शन रहेंगे, इसमें कहेगा फाइंड दिस वर्ड और इसमें आपको कहेगा कि रिप्लेस दिस वर्ड। यानी इस वर्ड को ढूंढो और ढूंढ के इससे रिप्लेस कर दो। तो ये सब हम अपने प्रोग्राम में भी जाके देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं यूजिंग हैश डिफाइन फॉर डिबगिंग। तो यहाँ पर हमारा जो हैश डिफाइन है इसका एक और यूज है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे इंटरव्यूज वगैरह में पूछा भी जाता है। हैश डिफाइन डायरेक्टिव कैन बी यूज्ड फॉर डिबगिंग। ठीक है, ये हमारा डिबगिंग के लिए भी यूज होता है। वी कैन हैव प्रिंटिंग स्टेटमेंट दैट वी वांट एक्टिव व्हेन डिबगिंग। अब अगर मान लो मैं इधर लिख देता हूँ हैश डिफाइन और इधर मैं लिख देता हूं डिबग, इधर मैं डिबग लिख देता हूं डिबग। तो ऐसा करने के बाद मैं इधर अपने इसके नीचे मैं इधर वो स्टेटमेंट लिख सकता हूं जो हम डिबग करना चाहते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट देम इन अ इफ डेफ ब्लॉक। तो मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने इफ डेफ ब्लॉक में डिबग स्टेटमेंट को। तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, मैं अगर इधर नीचे लिख दूं हैश और इधर मैं लिख दूं इफ डेफ और इधर आगे मैं अपना डिबग लिख दूं, इसको मैं आगे लिख दूं। मैंने आपको पीछे इफ डेफ के बारे में बताया था, यानी कि अगर कोई वेरिएबल डिफाइंड है हमारा प्री प्रोसेसर का तो मैं कुछ इस तरह लिख दूंगा। मैं इसके आगे अगर मैंने जो डिबग लिखा है, तो अगर मेरा डिबग डिफाइन है तब यहाँ पर इसके अंदर सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पर मैं जो भी काम करना चाहता हूँ, मैं इधर जो भी काम करूंगा वो मेरा एग्जीक्यूट होगा। मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो प्रिंट होगा। और उसके बाद अगर मैं इधर नीचे अपना इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ ये मेरा, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, अगर मैं इसके नीचे लिख देता हूँ एंड इफ, मैं इसके नीचे एंड इफ लिखता हूँ तो यहाँ पर ये रुक जाएगा। और उसके बाद अगर मैं अपनी डिबगिंग को बंद करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल नीचे लिख दूंगा हैशटैग अनडेफ और आगे मैं डिबग लिख दूंगा। यानी मैं उसको बता दूंगा कि मैं इसको रोकना चाहता हूँ। ये हमने पीछे पढ़ा था कि हम हैश डिफाइन का मतलब होता है इसको डिफाइन करना और अनडेफ का मतलब होता है इसको अनडिफाइन करना। ये सारी चीजें हमने पीछे पढ़ी भी हैं अपने प्री प्रोसेसर की वीडियो में। तो अब हम देख लेते हैं मैक्रोस यूजिंग हैश डिफाइन। वी कैन आल्सो क्रिएट मैक्रोस यूजिंग हैश डिफाइन। हम अपने मैक्रोस को हैश डिफाइन की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैक्रोस ऑपरेट मच लाइक फंक्शन, ये फंक्शन की तरह काम करते हैं लेकिन ये उनसे फास्टर होते हैं। फास्टर क्यों होते हैं? फंक्शन में क्या होता है, हमारा प्रोग्राम मेन से जाता है, वो पहले फंक्शन में जाता है, फिर फंक्शन को सोल्व करके वापस रिटर्न करता है, इस तरह वो टाइम लगाता है। मैक्रोज में क्या होता है, हम ऊपर ही लिख देते हैं, ये मैं आपको प्रोग्राम में लिख के भी दिखाऊंगा, हम ऊपर ही लिख देते हैं हैश डिफाइन और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा कि इस तरह करना। तो जहां पर भी मैं अपना वो लिखूंगा, जिसे हम फंक्शन जहां पर लिखते थे, मेरा वो पूरा प्रोसेस आ जाता था। जहां पर भी मैं अपना मैक्रो का नाम लिखूंगा वहां पर मेरा वो सारा आ जाएगा। ठीक है, यानी ये मेरा बाहर होगा, ये डायरेक्ट वहां से आएगा। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इन सारी चीजों को देख लेते हैं। मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूं। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूं, इसका नाम मैं रखता हूं c59.c, एंटर। ठीक है, अब इधर हम क्या करते हैं, इधर सबसे पहले मैं करता हूं हैश इंक्लूड और इसके आगे मैं लिखता हूं stdio.h। ये मैंने अपना stdio.h इंक्लूड कर दिया। अब अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूं
तो ये देखें ये मेरा stdio.h का पूरा खुल गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये मेरा पूरा पाथ आ रहा है, प्रोग्राम फाइल, फिर ये यहाँ से minjw में गया, फिर ये इस फोल्डर में गया, फिर ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ पर मेरा stdio.h पड़ा हुआ है। यानी कि ये मेरा पूरा पाथ आ रहा है कि इसने मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में कहाँ से जाके इसने stdio.h फाइल निकाली। अब यहाँ पर आपने किसी चीज को छेड़ना नहीं है, आपने पाथ को चेंज नहीं करना, आपने बस इसको सेफली क्लोज कर देना सेफली। अब इसी तरह अगर मैं इधर लिखता हूँ, मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया और नीचे मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ, ये इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं इधर सिंपल मैं इधर कर दूं, ये मैंने अपना कोटेशन मार्क्स यूज कर दिया। अब इस कोटेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब मैं चाहता हूं मेरा ये जो फोल्डर है मैं इसके अंदर से कोई फाइल इधर इंक्लूड करना चाहता हूं। तो देख लेते हैं, मैं अगर अपना C44 ओपन करूं, इधर मैं अपना C54 ओपन करूं, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब ये देखिए मेरा C54 आ गया। मैं इधर सिंपल लिख देता हूँ C54.c। इधर सिंपल क्या करता हूँ, मैं नीचे अपना main2 का स्निपेट लगाता हूँ। तो इसको हमने 2 का इंक्लूड कर लिया, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये मैंने क्या कर लिया, मैंने अपना पूरा 54 ये मैंने जो भी लिखा है ये मैंने अपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया। अब मेरा C54.c मेरे इस प्रोग्राम में इंक्लूड हो चुका है। अब अगर मैं इधर लिखूं int var इज इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ 0 सेमीकोलन और नीचे मैं लिख के लिखता हूँ print f और इसके अंदर मैं लिखता हूँ this is me %d \n और इधर कोमा लगा के मैं आगे लिख देता हूँ where और इधर बाहर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये मुझे एरर देगा, देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो ये देखो इसने मुझे एरर दिया, इसने कहा रीडेफिनेशन ऑफ मेन। यानी क्या हुआ, मैंने जब अपना पूरा C54 इंक्लूड किया तो मैंने अपने C54 में मेन तो यूज किया था, तो वो कह रहा है कि आपने दूसरी दफा फिर मेन यूज किया। अब अगर मैं इसको इधर main2 कर दूं और इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूं, अब मैं इसको रन करूं, तो ये देखो अब वो क्या दे रहा है, उसने ये वाला हमारा एरर खत्म हो गया। अब वो कह रहा है कि आप कोई, ये मैंने आपको जिस तरह लोकल वेरिएबल का समझाया था इधर, तो मैंने आपको समझाया था इधर लोकल वेरिएबल के बारे में, तो वो उसका एरर दे रहा है। मैं इधर अगर करूं इंट, मैं इधर इसको ग्लोबली अगर डिफाइन कर दूं इंट सम इज इक्वल टू, मैं इसको कह देता हूं 23 और इधर मैं लगा देता हूं सेमीकोलन और इसको भी मैं इधर 2 कर देता हूं। तो हम वापस इसको मैं सेव कर लूं, कंट्रोल ऐसे सेव किया। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखें इसने मेरा सिंपल क्या किया, मेरा रन कर दिया। यानी मैंने क्या किया, मैंने अपने C54.c को अपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया। अब मैं अपने इसके फंक्शन को भी उधर यूज कर सकता हूं। यानी अगर मैं इधर लिखूं, मैं इधर लिखता हूं int star ptr और इसको मैं कहता हूं इज इक्वल टू फंक्शन। ये देखें मेरा फंक्शन डैंगलिंग आ गया। ये मैंने फंक्शन यहां पर तो नहीं यूज किया, ये कहां से आया, मेरे C54.c से आया। इसको हम कर देते हैं ये, और इधर बाहर में लगा देता हूं सेमी, इसको हम कर देते हैं ये, और इधर बाहर में सेमीकोलन लगाता हूं। हम इसको रन करके देखते हैं, ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। देखो इसने मुझे एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारा फंक्शन डैंगलिंग हमारे C54 में इंक्लूड है। इधर हमने उसको बनाया हुआ अपने फंक्शन को, तो हमारा वो फंक्शन हमारे C54.c से यहाँ पर आ गया, हमने इसको इंक्लूड किया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने हैश डिफाइन को। मैं इधर अगर लिखूं हैश डिफाइन डायरेक्टिव को, मैं आपको समझाता हूँ। मैं इधर लिखूं हैश डिफाइन और मैं इधर लिखता हूँ पाई, इसको मैं कर देता हूँ 3.14, ठीक है। अब मैं इधर नीचे आता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ फ्लोट where इज इक्वल टू, इसको मैं कह देता हूँ पाई, ठीक है। और आगे मैं लगा देता हूँ इधर सेमीकोलन। इसको मैं करता हूँ कॉपी, इधर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इधर मैं इसको करता हूँ वैल्यू ऑफ पाई इज, इसको मैं कहता हूँ %f\n और इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें इसने मुझे वैल्यू, इसने मुझे मेरे पाई की वैल्यू दे दी, ठीक है।
यानी मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया पाई मेरा ये है, तो उसने मुझे सिंपल क्या किया, मेरे पाई की वैल्यू दे दी। अब जहां पर मैं अपना पाई यूज करूंगा वहां पर मेरा पाई रिप्लेस हो जाएगा इस वैल्यू से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हैश डिफाइन डायरेक्टिव की समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं किसको, अपने मैक्रोज को। मैं इधर लिखता हूं हैश डिफाइन और इधर मैं लिख देता हूं स्क्वायर, और इसके अंदर मैं क्या लिखता हूं, इधर मैं लिखता हूं आर, और इसको मैं कह देता हूं आर मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं अपने फंक्शन में नीचे इसको यूज करूं, मैं इसको कह देता हूं, इधर मैं इसको मैं कर देता हूं इंट आर, और इसको भी खत्म कर देते हैं इंट आर, इसको मैं कह देता हूं 4, ये 4, इसको मैंने 4 कह दिया। अब इधर इसको भी मैं करता हूं कमेंट आउट, इधर मैं कहता हूं दी एरिया ऑफ दिस सर्कल इज, इधर मैं कह देता हूं परसेंटेज एफ, और इधर मैं क्या करता हूं, इधर मैं सिंपल लिखता हूं अपना पाई मल्टीप्लाई बाय, इधर मैं कह देता हूं स्क्वायर, और इसके अंदर मैं सिंपल कर देता हूं आर, और इसको मैं रन करता हूं। तो ये देखें, इसने द एरिया ऑफ दिस सर्कल इज ये दे दिया मुझे। इसने क्या किया, हमारी पाई की वैल्यू थी 3.14। अब देखो मैंने जहां पर स्क्वायर लिखा, मैंने स्क्वायर को अपने डिफाइन किया यहां पर कि हमारा स्क्वायर ये है। उसने आर को आर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आर का उसने स्क्वायर लिया। ठीक है, यानी 4 4 16, 16 को उसने 3 पॉइंट इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये आ गया 50 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यानी ये इस तरीके से हम अपने मैक्रोस को डिफाइन करके यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।